जब माहीगीर ने मेरी लाश ढूंढी, मैं तब तक 33 घंटे से मर चुकी थी। पुलिस ने इसे हादसा कहा, मेरे हम जमातों ने इसे अलमिया कहा, और वो लोग जो हकीकत को अच्छी तरह जानते थे अपनी ज़िंदगियों में वापस लौट गए। लेकिन झूठ की एक ख़ास बात होती है, वो सड़ते हैं, और जब आखिरकार वो सतह पर आते हैं तो इजाज़त नहीं मांगते। अगर आपने कभी किसी को नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म के बाद बच निकलते देखा है, अगर आपने कभी सच जानते हुए भी दुनिया को सुकून को तरजीह देते देखा है, तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ख़ुद को तैयार रखें, क्योंकि ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये उसके बाद की कहानी है, जब सबको लगता है कि वो इंसाफ से बच निकले हैं। जब माहीगीर मुझे ढूंढता है, मैं अब ठंडी नहीं होती। ठंडक किसी सिमत की निशानदही करती है, ठंडक में दोबारा गर्म होने की उम्मीद होती है। लेकिन मैं जो थी वो मुकम्मल खामोशी थी। 33 घंटे 6 मिनट 29 सेकंड, इतना वक्त लगा पानी को इस काम को मुकम्मल करने में जो खौफ ने शुरू किया था। 18 घंटे पहले पुलिस ने मुझे लापता करार दिया था। 15 घंटे पहले मेरी सबसे करीबी दोस्त ज़ोई ने हमारे बायोलॉजी के उस्ताद से सरगोशी में कहा था कि मेरा खैमा खाली है। उसने आहिस्ता कहा, जैसे वो नहीं चाहती थी कि ये अल्फाज किसी को चोट पहुंचाएं। इससे एक रात पहले हम मुजरिमों की तरह अपने खैमों से निकले थे। आहिस्ता कदम, दबी हुई सांसें और हर टूटती टहनी एक मुखबिर लग रही थी। ये सनसनीखेज था, जैसे हम कायनात से कोई कीमती चीज़ चुरा रहे हों। ज़ोई का हाथ मेरे हाथ में पसीने से भीगा हुआ था और उसने झील तक पहुंचने तक हाथ नहीं छोड़ा। किसी के फ़ोन पर बिली आइलिश की आवाज़ इतनी मध्यम थी जैसे गाना खुद अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदा हो। एक लड़के ने मुझे बियर दी जो सियाह पानी से निकाली गई थी और उसकी ठंडक मेरे हाथ में फिसल रही थी। मुझे याद है, मैं सोच रही थी कि जंगल कहाँ ख़त्म होता है और झील कहाँ शुरू होती है। यही इंतबा होना चाहिए था। तलाश तेज़ी से शुरू हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। कुत्ते कीचड़ और पाइन के पत्तों में अपनी नाकें रगड़ रहे थे। लोग इंसानी जंजीर बनाकर जंगल में ऐसे चल रहे थे जैसे किसी जनाजे की मशक हो। ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडला रहा था जिसके परों की आवाज़ रात को बेफ़ायदा टुकड़ों में काट रही थी। फिर सवालात शुरू हुए। क्या वो शराब पी रही थी? क्या वो परेशान थी? क्या वो डिप्रेशन में थी? नहीं, मैं गाना गा रही थी, मैं नाच रही थी, मैं जिंदा थी। जब उन्होंने मुझे मीलों दूर पानी से निकाला तब यकीन आया। इंसाफ नहीं, सिर्फ यकीन। मेरे सर के नीचे सूजन फैल चुकी थी। मेरे कानों के पीछे जामनी निशान ऐसे लिपटे हुए थे जैसे उंगलियों के निशानात जिन्होंने छुपना सीख लिया हो। मेरे फेफड़ों में पानी ने उस सच की तस्दीक की जिसे सब आसान बनाना चाहते थे। मैं डूबी थी और तब झूठ पूरी रफ्तार से काम करने लगे। ज़ोई ने कहा वो जल्दी चली गई थी। टॉम, उसका जुड़वा भाई, कहता था कि उसने बमुश्किल मुझसे बात की थी। टॉम मुझे मिडिल स्कूल से चाहता था, खामोशी से, महफूज अंदाज में। ऐसा प्यार जिसे लोग तब तक नहीं देखते जब तक बहुत देर ना हो जाए। मेरे कपड़ों पर उसकी जिल्द के ज़र्रात मिले, कपड़े की तहों में फंसे हुए। फिर भी वो यही कहता रहा कि कुछ नहीं हुआ। वो तकरीबन दुरुस्त था। हमने बोसा किया था, मुख्तसर, बेचैन, और मैं पीछे हट गई थी। इसलिए नहीं कि मैं उसे नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे डर था कि उसे चाहने का मतलब मेरे बारे में क्या कहेगा। इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो मुस्तरद होना उसके सीने पर भारी बोझ बनकर बैठ गया, और भारी चीज़ें जल्दी डूबती हैं। फिर कसांड्रा आई। कसांड्रा हमेशा से गैर मरई थी, वो लड़की जिसका नाम उस्ताद हर सेमेस्टर बदल देते थे। तो जब उसने पुलिस को बताया कि उसने ज़ोई और मुझे झगड़ते सुना था, उन्होंने ध्यान दिया। उसने कहा ज़ोई ने मुझे धक्का मारा कि हम टॉम पर लड़ रहे थे। यकीनन उसने यही कहा। कहानियों में लड़कियां हमेशा लड़कों पर ही लड़ती हैं, ऐसी कहानियां जो लोगों को सुकून देती हैं। लेकिन कसांड्रा ने एक बात छोड़ी। वो रात 2 बजे चली गई थी, मेरी मौत से 40 मिनट पहले। वो मुझे कुछ लड़कों के साथ छोड़ गई थी जो ट्रैंक्विलाइज़र ऐसे उठाए हुए थे जैसे पार्टी के तोहफे हों। जब मैंने उठकर जाने का फ़ैसला किया तो एक लड़के ने पूछा कि क्या मुझे साथ चाहिए। मैंने कहा हाँ। कोई नहीं हिला। कैंप दरख्तों के पीछे था, चंद मीटर के फासले पर।
وہ راستہ جس پر میں سینکڑوں بار چلی تھی، لیکن اس رات خوف گیلے کپڑوں کی طرح میری پسلیوں سے چمٹ گیا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ ڈرامہ نہ کرو، کہ وہ لڑکی نہ بنو، اس لیے میں اکیلی چلی گئی۔ 16 دن بعد توجہ بدلی۔ ہمارا بایولوجی ٹیچر، ایک لڑکے نے مانا کہ وہ رات اسے ڈھونڈنے گیا تھا۔ اس کا خیمہ خالی تھا۔ ٹیچر کی باتیں ٹوٹنے لگی، غیر مربوط، پسینے سے ڈوبی ہوئی۔ اس نے زوئی کو اپنے آفس بلایا اور اپنی پچھلی پیشکش کو مذاق کہہ کر ٹال دیا۔ طنز تھا، بس ایک مذاق۔ پھر کسانڈرا ایک بار پھر سامنے آئی۔ اس نے کہا وہ اس کے ساتھ بوٹ ہاؤس گئی تھی، کہ کچھ غلط نہیں ہوا، کہ وہ بس اس کے لیے وہاں تھا۔ ٹیچر معطل ہوا، لیکن میرے لیے نہیں۔ میرا کیس رک گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ناخوش تھی، کہ دباؤ نے مجھے توڑ دیا، کہ میں نے چھلانگ لگا دی۔ یہ وضاحت سب سے کم محنت مانگتی تھی۔ سال گزر گئے۔ پھر ایک رات کسانڈرا نے شراب پی، اور نشے میں لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے آن لائن ایک پوسٹ کی، گمنام، بکھری ہوئی، دفاعی۔ اس نے ضمیر کی ملامت کی بات کی، کسی کو غائب ہوتے دیکھنے اور کچھ نہ کرنے کی بات کی۔ اس نے دریا کے کنارے کی بات کی، اس راستے کی، یہ تفصیلات جو اسے کبھی معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسکرین شاٹس پھیل گئے، پولیس نے فائلیں ری اوپن کی۔ پارٹی کے لڑکے سب سے پہلے ٹوٹے۔ انہوں نے مانا کہ وہ میرے پیچھے آئے تھے، کہ ایک نے میرا آشیانہ پکڑا، کہ میں پھسل گئی، اور کسی نے مدد کے لیے فون نہیں کیا۔ پھر زوئی ٹوٹ گئی۔ اس نے مانا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا، ٹام پر نہیں، ٹیچر پر۔ اس نے مانا کہ اس نے مجھے دھکا مارا تھا، زور سے نہیں، بس اتنا کہ بدان خون کہتا۔ سچ آہستہ آہستہ سامنے آیا، لیکن جب آیا تو اس نے سب کو ڈبو دیا۔ جب گرفتاریاں ہوئیں وہ سب بڑے ہو چکے تھے، کریئر، خاندان، عزت، سب کچھ ڈوب گیا۔ عدالتوں میں تالیاں نہیں بجتی، لیکن خاموشی کا وزن ہوتا ہے، اور جب فیصلہ سنایا گیا تو ایسا لگا جیسے پہلی بار سانس آئی ہو۔ میں تو واپس نہیں آ سکی، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے۔